हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर। ये हमारा तीसरा टेस्ट पेपर रहेगा जो रीट प्री एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार आज का वीडियो होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी प्रकार के यानी कि मॉडल पेपर मैं लाता रहूँगा आपके लिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? गत वर्ष एग्जाम में पूछा गया था ये। दीक्षा, निखार, दिशा, परख। तो परख नाम दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे व्याख्या भी दे रखी है, तो व्याख्या भी अपन पढ़ते चलेंगे। व्याख्या: परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये भी पूछा गया है, तो इसका उत्तर 6% रहेगा। तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? वेदता का, वस्तुनिष्ठता का, विश्वसनीयता का, विभेदकारिता का। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभेदकारिता। व्याख्या: वेदता क्या होती है? परीक्षण जिस योग्यता के मापन के लिए किया गया है उसका शुद्धता व सटीकता से मापन करता है, यह वेदता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता क्या है? एक ही प्रश्न के उत्तर निश्चित हो जिसमें विभिन्न परीक्षक होने पर भी परिणाम में अंतर न आए, यह पक्षपात रहित प्रक्रिया होती है। वस्तुनिष्ठता के बारे में हमने जाना। अब विश्वसनीयता: एक मूल्यांकन तब विश्वसनीय माना जाएगा जब विभिन्न समयों पर लिए जाने पर भी उसकी प्रकृति तथा परिणाम में अंतर आ जाए, ये विश्वसनीयता है। और विभेदकारिता क्या है? इस मूल्यांकन में अलग अलग स्तर के प्रश्नों का समावेश किया जाता है जिससे छात्रों की बौद्धिक क्षमता का पता चल सके, अतः इसमें विभेदकारिता का अभाव है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक परियोजना, विध्वंसक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास परियोजना। तो विध्वंसक परियोजना किलपेट्रिक द्वारा नहीं दी गई, यानी कि किलपेट्रिक द्वारा जो परियोजना के प्रकार है उनमें रचनात्मक परियोजना है, समस्यात्मक परियोजना है, अभ्यास परियोजना है, लेकिन विध्वंसक परियोजना नहीं है। व्याख्या: प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी द्वारा दी गई थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में शिक्षण की परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट विधि को किलपेट्रिक ने लोकप्रिय बनाया। शिक्षण की परियोजना विधि में शिक्षक, दार्शनिक, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। किलपेट्रिक द्वारा 4 प्रकार की परियोजना विधियां बताई गई हैं। रचनात्मक: जब छात्रों को सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ चीजों का निर्माण करना होता है वो रचनात्मक होती है। समस्या समाधान: यह परियोजना वास्तविक जीवन में समस्याओं का समाधान देने से संबंधित है। कलात्मक: इस प्रकार की परियोजना का संबंध जीवन के सौंदर्य क्षेत्र से है, समूह कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्याख्या करने में भाई टाइम बहुत लगेगा। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है पोस्टर, समय तालिका, रेखाचित्र, ग्राफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफ। व्याख्या: ग्राफ एक प्रकार का आरेख है जिसका उपयोग संचित डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है या दो परिवर्तनशील राशियों के बीच का संबंध जिस रेखा द्वारा दिखाया जाता है उस रेखा को ग्राफ कहते हैं। ग्राफ का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है और दो वस्तुओं को गतियों की तुलना में उपयोगी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो इसमें सी और डी दे रखा है, यानी 5 और 7। सी और डी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या: समस्या समाधान किसी प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण है। किसी समस्या को पहचानना, डेटा का संचयन करना, परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना। इस प्रकार ये 5 यानी कि समस्या समाधान के चरण होते हैं।
इनको आप ध्यान में रखेंगे। किसी समस्या को पहचानना, डेटा का संचयन करना, परिकल्पना तैयार करना और परिकल्पना का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? भारत की विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना, यूएनओ एवं विश्व शांति, सौरमंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरमंडल। व्याख्या, परिचर्या विधि यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है जो प्रत्येक छात्र को अधिगम की प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करती है। भारत की विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना, यूएनओ एवं विश्व शांति आदि को परिचर्चा द्वारा समझा जा सकता है, परंतु सौरमंडल को मॉडल के माध्यम से शिक्षण करवाया जाएगा, न कि परिचर्चा द्वारा। अगला प्रश्न है अपना, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना। तो प्रयोगशाला विधि हमेशा करके सीखने पर आधारित होती है। व्याख्या, प्रयोगशाला विधि में छात्र स्वयं करके सीखता है, वह खुद अपने हाथों से प्रयोग करता है और उसके अवलोकन द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्व परीक्षा नहीं है? विषय का ज्ञान, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विधि या शिक्षण एवं तकनीकी का ज्ञान। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। ये नहीं है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्याख्या, पाठ योजना के लिए शिक्षक को पूर्वापेक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक को बालक के बारे में जानने हेतु बालक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और शिक्षक को पाठ योजना के संदर्भ में शिक्षण विधियों एवं तकनीकी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पाठ योजना विषय वस्तु और गतिविधियों के संगठन को प्रोत्साहित करता है एवं अव्यवस्थित शिक्षण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान कीजिए। ब्लूम, तो ब्लूम ने क्या दिया था? ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन आयाम दिया था। ब्लूम ने क्या दिया था? मूल्यांकन आयाम। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया था, मॉरिसन ने बोध स्तर दिया था और हंट ने चिंतन स्तर दिया था। नेक्स्ट, व्याख्या, बीएस ब्लूम द्वारा दी गई शिक्षण योजना को मूल्यांकन उपागम कहते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल के प्रस्तावक जॉन एफ हर्बर्ट हैं। बोध स्तर पर मॉरिसन ने 5 चरणों को वर्णित किया, यानी बोध स्तर को मॉरिसन ने 5 चरणों में विभक्त किया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, व्यवस्था व अनुवाचन। जे मेक वी कर हंट, आप हंट याद रखें। हंट द्वारा शिक्षण के चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? हंट ने। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा फेयरचाइल्ड द्वारा दी गई है। व्याख्या, फेयरचाइल्ड द्वारा परिभाषित किया गया है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। पीटर लेविन द्वारा क्या परिभाषा दी गई है सामाजिक विज्ञान की? सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखता है जो मनुष्य के समाज एवं सामाजिक विकास को संचालित करते हैं। फिर मिशेल ने परिभाषा दी है सामाजिक विज्ञान की। क्या दी है? सामाजिक विज्ञान शब्द मनुष्य और समाज से संबंधित किसी भी प्रकार के अध्ययन के लिए शिथिल रूप से लागू होता है। सेलिगमैन द्वारा परिभाषा दी गई सामाजिक विज्ञान की। सेलिगमैन ने क्या दी है? सामाजिक विज्ञान उन मानसिक या सांस्कृतिक विज्ञानों की तरह है जो व्यक्ति की गतिविधियों से समूह के सदस्य के रूप में निपटते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गोजरी की प्रार्थना से है? तो लाछा गोजरी की प्रार्थना से किस लोक देवता का संबंध है? गोगा जी का, रामदेव जी का, पाबू जी का, तेजा जी का। उत्तर हो जाएगा तेजा जी। व्याख्या, लाछा गोजरी का संबंध राजस्थान के तेजाजी लोक देवता से है। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ।
लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं ने लूट लिया था। लाछा गुजरी की प्रार्थना पर तेजाजी ने गायों को मेर मीणाओं से मुक्त करवाया था और अपने प्राणों की भी आहुति दी थी। नेक्स्ट, पटेला, बिच्छू, लालर और माछर क्या हैं? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं। तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। पटेला, बिच्छू, लालर, माछर ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। व्याख्या, तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत कौन कौन से हैं? मुम्मल, घुड़ला, झोरावा और जीरो। हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं पंछिड़ा, बिछुड़ो एवं मोरनी। मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं रसिया एवं हिचकी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत मुम्मल, घुड़ला, झोरावा और जीरो हैं। हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत पंछिड़ा, बिछुड़ो और मोरनी हैं। मेवात के प्रसिद्ध गीत रसिया एवं हिचकी हैं। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से, बीकानेर चित्र शैली से, अलवर से, नाथद्वारा चित्र शैली से। तो पिछवाई चित्रांकन का संबंध नाथद्वारा चित्र शैली से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, नाथद्वारा शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पिछवाई चित्रण एवं भित्ति चित्रण परंपरा रही है। नाथद्वारा शैली उदयपुर शैली व बर्ज चित्रांकन शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली है वो उदयपुर शैली और बर्ज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ 1671 ईस्वी से हुआ। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार रामचंद्र बाबा, घनश्याम बीजी शर्मा, नरोत्तम नारायण शर्मा, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, उदयराम, हीरालाल, चिरंजी लाल एवं मोहनलाल शर्मा रहे हैं। नेक्स्ट, फूलडोल का मेला कहाँ भरता है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। व्याख्या, प्रतिवर्ष चैत्र माह में शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूलडोल मेला मनाने की परंपरा शाहपुरा में 1826 ईस्वी में शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1437 ईस्वी से लेकर 1440 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसका वास्तुकार राव जेता था, ये भी आप याद रखेंगे। यानी विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था वो राव जेता था। कौन था? राव जेता। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, सामलिया, कोलियारी, मानगढ़। तो मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में उदयपुर जिले के कोलियारी गांव में हुआ। इन्होंने 1921 में चित्तौड़ जिले के मातरकुंडिया नामक स्थान से ऐक्य आंदोलन का सूत्रपात किया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना करते हुए भील, ग्रासिया तथा अन्य खेतीहरों पर होने वाले सामंती अत्याचार का विरोध किया था। नेक्स्ट, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय को, गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, टीकाराम पालीवाल को। तो वृहत राजस्थान चौथा चरण था, तो इसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे। व्याख्या, संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय कर भारत में उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया गया। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण या वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख एवं हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कर्सना दिवस मनाया था? उदयपुर ने, कोटा ने, करौली ने, जोधपुर में ने। तो जोधपुर में मनाया गया था कर्सना दिवस 1936 में। व्याख्या, 1934 में
जयनारायण व्यास द्वारा भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई एवं अभयमल जैन को इसका मंत्री बनाया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करवाना था। वर्ष 1934 में जोधपुर राज्य द्वारा मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वर्ष 1935 में कृष्णा कुमारी नामक युवा महिला का अपहरण होने पर सरकार द्वारा जांच को मांग करने एवं मारवाड़ में विद्यमान कुशासन एवं अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बंबई एवं मध्य भारत में अनेक नगरों में वर्ष 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामा किशन वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, रामलाल ओझा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने के किसानों द्वारा 1897 में शुरू हुआ, 1941 में समापन हुआ। यह सर्वाधिक समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक यानी जिसमें हिस्सा नहीं हुई आंदोलन था। आंदोलन का मुख्य कारण 84 प्रकार के कर थे। लागबाग, जिनमें मुख्य कर लागबाग, लाटा, कुंता कर, चौरी कर, तलवार बंदाई कर इत्यादि थे। सीताराम दास, फतेहकरण चारण और विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने समय समय पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में इस आंदोलन को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? जसवंत सिंह, उदय सिंह, रतन सिंह, स्वरूप सिंह। तो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? अनुराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, गोविंदराज चौहान ने। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तब पृथ्वीराज चौहान जीता था और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था। व्याख्या, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में हुआ। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में फिर युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में 15 को दिल्ली के शासक इल्तुतमिश व गजनी के शासक यल्दोज कुबाचा के मध्य हुआ। परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश विजित हुआ। अगला क्वेश्चन है अपना, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा, गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। व्याख्या, जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बहुत बार पूछा गया है भाई, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सबसे शक्तिशाली एवं बड़ा जनपद मगध था। मगध जनपद की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी एवं पाटलिपुत्र भी रही है। तो मगध की राजधानी एक तो राजगृह रही है, एक गिरिव्रज रही है, एक पाटलिपुत्र रही है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और मल जनपद की राजधानी कुशीनारा थी। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्नोई। व्याख्या, राजस्थान में विश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। 1730 में जोधपुर के पास खेजल्डी गांव में पेड़ों की कटाई के विरोध में विश्नोई समाज के 363 लोगों ने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? आरक्षित वन बिल्कुल है, सुरक्षित वन भी हैं, अवर्गीकृत वन भी हैं, लेकिन अनारक्षित वन नहीं है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, प्रदेश में कुल अभिलेखित वन 3000
यानी कि 32,921 वर्ग किलोमीटर हैं। इसको आप याद रखेंगे, 32,921 वर्ग किलोमीटर हैं। कुल अभिलेखित वन, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के आधार पर अभिलेखित वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रतिशत आप याद रखेंगे जरूर। आरक्षित वन का प्रतिशत है 36.99, रक्षित वन जिसका प्रतिशत है 56.51, अवर्गीकृत वन जिसका प्रतिशत है 6.50। ये आप जरूर याद रखेंगे। राजस्थान ने अपनी पहली वन नीति 2010 में घोषित की। यह नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान रहा। नेक्स्ट, राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ कई सारी झीलें स्थित हैं। यहाँ पर उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, दूधलाई आदि जिले हैं, जिसके आसपास ही पूरा नगर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, या लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 10%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो वो गंगानगर में रही है। व्याख्या, 2001 से 2011 अवधि के दौरान राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही है। इसको आप याद रखेंगे। गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि 10% रही है। हनुमानगढ़ जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 16.9%, बाड़मेर की 32.5%, सिरोही की जनसंख्या वृद्धि दर 21.8 और जयपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 26.2। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले की व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले की रही है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी। इसकी स्थापना की गई थी तो ब्यावर में की गई थी। व्याख्या, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 को ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास एवं कर्नल डिक्सन ने दी कृष्णा मिल्स की स्थापना की। मिल्स के नाम से इसकी स्थापना की। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कोलकाता के फोर्ट गलस्टर में 1818 में शुरू की गई। भारत में आधुनिक कपड़ा मिल्स की स्थापना 1854 को बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग स्थानीय पारसी उद्यमी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बस, ट्रक और ई रिक्शा। सड़क मार्ग यातायात के साधन हमें बताने हैं। नाव पानी में चलती है, ये तो नहीं है। साइकिल, कार, जेट भी नहीं है, ऊपर उड़ता है। और बैलगाड़ी भी नहीं है। तो सड़क के तो जो फ्लाइंग कार दे रखा है, उड़ने वाली कार, ये भी नहीं है। तो बस, ट्रक, ई रिक्शा ये सड़क पर चलते हैं। बाकी सड़क पर इनमें से एक ना एक ऐसा है जो नहीं चलता। व्याख्या, बस, ट्रक, ई रिक्शा सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह हैं। सड़क परिवहन मोटर वाहनों या साइकिल, मोटरसाइकिल आदि अन्य साधनों का उपयोग करके सड़क मार्ग से माल या लोगों के परिवहन की को भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित है? भड़ला, जोधपुर में। और इसका उत्तर हो जाएगा फलोदी, क्योंकि जोधपुर नहीं है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ है? तो जोधपुर में है। और इसका उत्तर फलोदी आ जाएगा। यदि जोधपुर नहीं है तो फलोदी। व्याख्या, भड़ला सोलर पार्क भारत में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। यह पार्क राजस्थान के फलोदी जिले में लगभग 14,000 एकड़ में विस्तृत है। इस सौर पार्क की कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। राजस्थान सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजना में भड़ला सोलर पार्क ने निर्माण का नेतृत्व किया, जिसके 4 चरणों में इसको पूर्ण किया गया। भड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम 65 मेगावाट, भड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय 680 मेगावाट, भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट, भड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ 500 मेगावाट। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड परियोजना ने पहले 2 चरणों का विकास किया। राजस्थान सौर ऊर्जा कंपनी ने तीसरे चरण एवं यानी कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड परियोजना ने पहले 2 चरणों का विकास किया। राजस्थान सौर ऊर्जा कंपनी ने तीसरे व चौथे चरण का निर्माण किया। अडानी इंटरप्राइजेज रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान ने किया।
इस सोलर का निर्माण कार्य जुलाई 2015 में शुरू हुआ, मार्च 2020 में पूर्ण हुआ। इसका परिचालन वर्ष 2021 में किया गया, वर्तमान में पूर्ण रूप से संचालित है। अगला क्वेश्चन है अपन का, इसमें यानी कि सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज है एक तरफ उपभोग है, यानी कि खनिज का किस में उपयोग किया जाता है। तो सीसा और जस्ता, इसका जो उपयोग किया जाता है ये बैटरी और अम्ल इससे बनाया जाता है। सीसा जस्ता से बैटरी और अम्ल बनाया जाता है। तांबा, तांबा से विद्युत तार बनते हैं। और जिप्सम से उर्वरक बनता है। और वोलेस्टोनाइट्स सिरेमिक बनाने के काम आता है। नीचे व्याख्या भी दे रखी है। सीसा जस्ता का उपयोग होता है बैटरी और अम्ल में। तांबा का उपयोग विद्युत तार में, जिप्सम का उर्वरक के रूप में, वोलेस्टोनाइट सिरेमिक के निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। व्याख्या, वालर राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। राजस्थान में यह कृषि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग 2-3 वर्षों के लिए किया जाता है तथा इसके बाद दूसरी जगह जंगल को साफ करके यह कृषि की जाती है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह कृषि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत होती है। नेक्स्ट, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ में है। बिसलपुर परियोजना अजमेर में नहीं है, तो ये गलत है। और मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर में है, ये सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर निर्मित है। इसका उद्घाटन 1970 में किया गया। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की पेयजल परियोजना है। यह परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे में है। इसका प्रारंभ 1988 निवासी में किया गया। मानसी वाक्कल परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले में मानसी नदी पर बना एक बांध है। इसके निर्माण में राजस्थान सरकार एवं हिंदुस्तान जिंक का क्रमशः 70.30 के अनुपात में मौद्रिक योगदान है। जाखम परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले में बनी हुई सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 1962 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित करना है। एक तरफ जिले हैं तो एक तरफ जलवायु प्रदेश हैं। तो जैसलमेर में बिल्कुल शुष्क जलवायु पाई जाती है। जयपुर में उपादर जलवायु पाई जाती है। और सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर शुष्क है बिल्कुल, जयपुर उपादर है, सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु और झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। जोधपुर की नहीं मिलती। व्याख्या, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण अगस्त 1947 में रेड क्लिफ रेखा के रूप में हुआ। यह राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसका विस्तार हिंदुमल, कोट, गंगानगर से लेकर बाखासर, बाड़मेर तक है। राज्य के 5 जिले यानी 1070 किलोमीटर 5 जिले हैं और जो कि राज्य से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर। पाकिस्तान के वही 9 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। बावल नगर, बावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली केसर रोधी औषधि भारत के कौन से पौधे से प्राप्त होती है। तो ये हिमालय यव से प्राप्त होती है। हिमालयन यव से प्राप्त होती है। व्याख्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली केसर रोधी दवा टेक्सोल, इसको भारत में हिमालय यव से निकाला जाता है। यह वर्तमान में यू ट्री की छाल से बनता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है।
नेक्स्ट, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? जूट को सुनहरा रेशा एवं गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। पटसन यानी जूट को एक प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं, इसे स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं। जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी प्राकृतिक रेशा है जिसे सुनहरी चमक होती है। यह पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त होने वाला सबसे सस्ता रेशा है। इन पर भी नज़र दौड़ाइए। यानी गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, और द्रव्य सोना कहते हैं पेट्रोलियम को, सफ़ेद धातु कहते हैं प्लेटिनम को, सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को, काला सोना कोयला को कहते हैं, काला हीरा कार्बोनेंडो को कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यानी कि वन, एक तरफ वन दे रखे हैं, उनको सुमेलित करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हैं? यानी कि महोगनी वन होते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये होते हैं साल वन। और पर्वतीय वन कौन से हैं? पर्वतीय वन हो जाएंगे स्प्रूस। मैंग्रोव वन ये ताड़ होते हैं। नीचे व्याख्या में भी यही बता रखा है, व्याख्या तो चलो अपन व्याख्या भी कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष आबनूस, महोगनी, शीशम, रबड़, सिनकोना, लियान व बांस इत्यादि हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, चंदन, सागौन, लोरेल, आंवला, पलास, महुआ इत्यादि हैं। हम व्याख्या करते हुए नहीं चलेंगे वरना ये पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। कयाल किस तट पर स्थित है? तो कयाल है मालाबार तट पर स्थित है। नेक्स्ट, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ संबंधित हैं, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो इसमें ठंडी धारा हमें बतानी है। तो लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, ओयासिवो धारा ये भी ठंडी धारा है, और वेगेएला ये धारा भी ठंडी है, लेकिन अलास्का धारा गर्म है। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं, अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं, पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो बुध है वो सूर्य का निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन है अपना, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। व्याख्या, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद मूल क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल क्षेत्राधिकार देता है। इन्हें लागू करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रस्ता के संदर्भ में रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सदस्य संख्या आंध्र प्रदेश की 25 है, झारखंड की 14, केरल की 20, ओडिशा की 21, राजस्थान की 25। तो लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश और राजस्थान में बराबर हैं। राजस्थान में भी 25 हैं और आंध्र प्रदेश में भी 25 हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो ये 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, जिसमें यानी कि मंत्री परिषद की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? बीडी जत्ती ने किया था। व्याख्या, फखरुद्दीन अली अहमद ने 5वें राष्ट्रपति के रूप में 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक कार्य किया। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? करों का भुगतान, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो करों का भुगतान है, ये 51 क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये समता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक।
इसका हिस्सा है उपाधियों का अंत, और उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 18 में है, इसको आप याद रखेंगे। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा, भाषा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी है। नेक्स्ट सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 में 70 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? 3% तक रह गया था। नेक्स्ट 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया? तो ये किया गया था भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो इसका यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या, अरिकामेडु पुडुचेरी में स्थित प्राचीन भारत में तटीय बस्ती, व्यापारिक केंद्र एवं महत्वपूर्ण पतन था। यह सबसे पहले ज्ञात इंडो पैसिफिक मनका बनाने वाले केंद्रों में से एक था। इस इंडो रोमन व्यापारिक शहर की 1945 में सर मोर्टिमर हिलर ने 1947 से 50 जीन मेरी कैसल ने पुरातात्विक खुदाई की थी। नेक्स्ट कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों ने दुर्व्यवहार की बात कही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम में। महाकाव्य कालिदास की रचनाएं, महाकाव्य किसने लिखा है? महाकवि कालिदास की रचनाएं। महाकाव्य कुंभार संभव है, रघुवंश पर आधारित है। खंडकाव्य ऋतु संहार और मेघदूत है कालिदास का। और नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्र एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा व शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी का वर्णन है। इस नाटक में गरीब मछुआरे की दुर्दशा का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये हो जाएगा मज्झिम निकाय में। अगला प्रश्न है अपना, ऋग्वेद काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सोम एक पौधा था, बिल्कुल सत्य कथन है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, नहीं थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, बिल्कुल सत्य कथन है। उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, नहीं। इस इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, नहीं था। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था। तो 1 और 3 अपना सत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नेक्स्ट महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन कब अपनाया गया था? 1979 में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति के रूप में क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन एवं मोस, ये पाए जाते हैं यहाँ।